पिछले क्लास में यूनिट सेल का चारों टाइप हो गया था आप लोग का, बोलो। 4 तरह का डायग्राम हो गया, तो वहां पे एक प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड, पढ़े थे ना। अब वहां जो हम लोग एटम को इंगेज करते हैं, एटम को जो है, चलो तुम जाओ जाओ, एटम को जो हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं डिफरेंट पोजीशन पे, जैसे कॉर्नर पे या सेंटर ऑफ द बॉडी या फेसेस पे। तो ये चीजें तुम लोगों को समझ में आ चुकी है कि कितना पार्ट ऑफ एटम जो होगा वो क्यूब के अंदर इंगेज होगा। फॉर एग्जांपल अगर कॉर्नर पे है कोई एटम, तो वो टोटल अपने एटम का यानी कि अपने स्फीयर का 1/8 पार्ट क्या होता है, क्यूब के अंदर इंगेज होता है, ठीक है। अगर फेस पे है तो 1/2 पार्ट यानी हाफ पार्ट, और अगर सेंटर ऑफ द बॉडी है तो कंप्लीट पूरा एक फुल पार्ट, पूरा स्फीयर क्या होगा उस क्यूब के अंदर इंगेज होगा, है कि नहीं। तो ये तो मतलब मॉडलिंग हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को बाय फॉर्मूला अगर निकालना हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, देखिए क्या बोल रहे हैं, NC/8 प्लस NF/2 प्लस NI/1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में NC क्या है बच्चों, वो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पोजीशन, ठीक है। हम लोग उसी कॉर्नर को लेंगे जहां एटम होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी क्या जो भी यूनिट है हमारा उन सबों में 8 कॉर्नर पे एटम्स हैं ही। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं 7 कॉर्नर पे एटम होगा या कहीं 6 पे होगा, ऐसा नहीं है। 8 कॉर्नर पे एटम्स होता ही होता है, ठीक है। यानी NF है हमारा, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर, क्या एज फेस सेंटर, यानी फेस के सेंटर पे जितना एटम होगा हम लोग उसी एटम को सिर्फ काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारा 6 फेस पे था, लेकिन इंड सेंटर्ड में कोई भी 2 अपोजिट फेस पे था, है कि नहीं। तो वहां पे हम लोगों को वैसे ही फेस को काउंट करना है जहां पे एटम प्रेजेंट है। जैसे इंड सेंटर में 2 फेस पे एटम था, तो हम लोग इनेट के जगह पर वैल्यू 2 लेंगे। अरे बात में तो Ni है, Ni दैट इज नंबर ऑफ एटम्स एट या नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब बोलो या यूनिट सेल बोलो, दोनों बात एक ही, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर करते हैं कैलकुलेट बारी बारी से। तो पहला था बच्चा हमारा क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो इन प्रिमिटिव यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ओनली, यस और नो। एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, और किसी भी पोजीशन पे एटम नहीं होता है, चाहे फेस पे हो चाहे इनसाइड द क्यूब हो, ठीक है। यानी कि एट द सेंटर ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं। एटम सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, कहां होता है, कॉर्नर्स पे। अगर हम लोग इस तरीके से अगर टोटल एटम्स अगर निकाले जाएंगे इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो क्या बोलेंगे, फिर से फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, NC/8 प्लस NF/2 प्लस NI/1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितने कॉर्नर्स पे एटम है, 8/8 प्लस क्या किसी फेस के सेंटर पे एटम है, नहीं, तो 0/2 प्लस क्या कोई इनसाइड द क्यूब है, यानी कि एट द सेंटर ऑफ द बॉडी कोई एटम है, नहीं, तो 0/1। अब बताओ इससे ये कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, दैट इज 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 1। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, दो इन प्रिमिटिव यूनिट सेल टोटल मिलाकर के एक स्क्वायर एक एटम जो होगा वो क्यूब के वॉल्यूम को ऑक्युपाई किए हुए रहेगा, सिर्फ एक एटम। 8 कॉर्नर से 1/8 पार्ट, यानी टोटल कितना, एक एटम। तो यहाँ से तुम ये भी कह सकते हो कि एक क्यूब का 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, वैसा लो। अगर ओवरऑल अगर एक एटम हमारे पास है एक क्यूब में, एक यूनिट सेल में, इसका मतलब क्या है
एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? एटम को हम लोग मानते हैं स्फेरिकल, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो दिक्कत नहीं। फिर हमारा दूसरा क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे कि बच्चों लोग जानते हैं कि अगर हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो एटम हमारा जो है आठों कॉर्नर पर तो होता ही होता है, साथ साथ कहां? एक क्यूब के सेंटर पे, एक क्यूब के सेंटर पे, यानी कि एक इनसाइड द क्यूब, दैट इज एक कहीं इस पोजीशन पे होगा, फेस पे नहीं, जो हमारा क्यूब होगा उसके अंदर एक सेंटर पे। ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप एटम्स निकालने जाएंगे बच्चों, तो फिर से फॉर्मूला तो हमको वही अप्लाई करना है। बोलो आ देना, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? NC/8 प्लस NF/2 प्लस NI/1। अब इस केस में नंबर ऑफ कॉर्नर्स जहां एटम है वो कितना है? 8/8 प्लस NF/2। क्या किसी भी फेस के सेंटर में कोई एटम है? नहीं है, कितना हो जाएगा? 0/2। अब क्या इनसाइड द क्यूब कोई एटम है? एक है, तो 1/1, दैट इज 8/8 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 2। क्या इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो उस यूनिट सेल में टोटल मिलाकर के 2 एटम क्या होगा? 2 एटम के बराबर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा क्यूब के अंदर, दैट इज कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो दिक्कत किसी को? गुड। नेक्स्ट हमारा बच्चों फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे कि जानते हैं हम लोग कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उस केस में एटम जो होता है वो क्या होता है बच्चों? आठों कॉर्नर्स पे, और फेस सेंटर्ड है, दैट इज कितने होते हैं फेसेस? 6, यानी कि आठों कॉर्नर, यानी कि 8 कॉर्नर्स पे, और साथ क्या होंगे? 6 फेसेस पर भी एटम्स होंगे। यस और नो? एक सामने और एक ठीक इसके पीछे। तो उस तरीके से अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने जाएंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, क्या? NC/8 प्लस NF/2 प्लस NI/1। कितना हो जाएगा बच्चों? 8/8 प्लस 6/2 प्लस 0/1, क्योंकि इनसाइड द क्यूब कोई एटम नहीं है। क्या? एट द सेंटर ऑफ द बॉडी कोई एटम हमारा नहीं है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 0 दैट इज 4, है ना? यानी कि केवल 4 एटम के बराबर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा इस क्यूब के अंदर, है ना? यानी कि दैट इज कितना वॉल्यूम? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो दिक्कत नहीं। एक लास्ट हमारा बच्चों इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। तो इंड सेंटर्ड में क्या था हमारा? एटम था आठों कॉर्नर पे, यानी 8 कॉर्नर्स पे, और साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस पे, हाँ कि ना? किसी भी 2 अपोजिट फेस पे, इस तरीके से। अब यहां से हम लोग टोटल एटम्स कैलकुलेट करने जाएंगे। टोटल एटम्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फिर से भाई NC/8 प्लस NF/2 प्लस NI/1। अब देखिए, तो कॉर्नर पे, आठों कॉर्नर पे एटम्स है, आठों कॉर्नर्स पे एटम है, तो कितना जाएगा? 8/8 प्लस क्या किसी फेस पे है? कितने फेस पे है? 6 फेस पे। कितने फेस पे? तो जितने फेस पे एटम हो, फेस 6 है, लेकिन जितने फेस पे एटम होगा हम लोग सिर्फ उसी फेस को काउंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2/2 प्लस 0/1, दैट इज ये 1 टाइम 1 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज 2। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
क्रिस्टल सिस्टम का। ठीक है, देखो बच्चों, क्रिस्टल सिस्टम, अब जितने भी हमारे लैटिसेस होते हैं ना, वो सारे जनरली क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। वो सारे जनरली कैसे फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? क्रिस्टल के फॉर्म में। और सबका अपना अपना क्या होता है? एक पार्टिकुलर शेप होता है। क्या होता है बच्चों? एक पार्टिकुलर शेप होता है। तो उन पार्टिकुलर शेप्स के आधार पे अगर हम लोग एक क्यूब को फिर से अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बना करके समझने का प्रयास करें तो समझिएगा कि आखिरकार किस तरीके से अलग अलग शेप के क्रिस्टल सिस्टम्स हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं। जनरली तो हम लोग ये समझ माने है ना कि जनरली जितने भी हमारे शेप्स हैं, मतलब इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? लाइक क्यूब। यस और नो? क्यूब के जैसे ही होते हैं। लेकिन अब अगर हम बोला 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम, इसका मतलब कि शेप सबका कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर नेम चेंज है तो शेप चेंज होगा। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि किस आधार पे इसका शेप क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अगर आप इस फिगर में देखोगे बच्चों, तो इस फिगर में आपको एक 3 डायमेंशनल आपको फिगर दिख रहा है जो कि क्यूब है हमारा। यस और नो? यस और नो? दिख रहा है। अब इस तरीके से देखेंगे तो आपको 3 डायमेंशन में दिखाई देगा। क्या? एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। यस और नो? दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा। बोलो, इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा और इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा। दैट इज, अगर कोई क्रिस्टल सिस्टम है तो उसमें जो लेंथ होता है ना एक्सिस के लॉन्ग, उसको हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? तो एक्सियल लेंथ कौन हो सकता है? ए कॉमा बी कॉमा सी हो सकता है। अब अगर ये जो हम लोग देख रहे हैं एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंथ, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो आपको एक क्लियर दिख रहा होगा इन सब के बीच, इन सारे एक्सिस के बीच कुछ ना कुछ एंगल भी है। तो एक अगर क्यूब है तो उसके बीच 90 डिग्री एंगल होगा, तीनों एक्सिस के बीच। यस और नो? एक्स और वाई के बीच 90, वाई और एक्स के बीच 90 और एक्स और जेड के बीच 90। यस और नो? होगा। तो एक्सियल लेंथ की हम लोग बात करेंगे, एक्सियल अगर लेंथ की बात करेंगे तो आप इस लेंथ को अल्फा मान लो, इस लेंथ को बीटा मान लो और इस लेंथ को क्या मान लो? गामा मान लो। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, यानी ये 2 तरह के पैरामीटर्स हमारे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हो सकते हैं, है ना। और इन पैरामीटर्स के आधार पे क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा? अलग अलग शेप आता है। ठीक है, तो कौन कौन है 2 पैरामीटर्स? एक एक्सियल लेंथ और दूसरा एक्सियल एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक क्यूब है तो हम जानते हैं कि क्यूब है दैट इज तीनों लेंथ इसका बराबर होगा, है कि नहीं? तीनों लेंथ क्या होगा उसका? यानी ए बी और सी तीनों एक दूसरे के बराबर और एक्सियल लेंथ भी एक दूसरे के बराबर। यस और नो? सारा का सारा कैसा होगा? कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। तो लेकिन वही अगर मान लो कि किसी भी तीनों एक्सियल लेंथ में किसी भी एक लेंथ को डिस्टर्ब कर दे, किसी भी एक लेंथ को, किसी भी 2 लेंथ को सेम छोड़ दो, 2 लेंथ को सेम छोड़ दो और एक लेंथ को डिस्टर्ब कर दो, मतलब एक लेंथ को उस दोनों से बड़ा कर दो, छोटा कर दो, कुछ भी कर दो, तो बोलो क्या पहले जैसा वो क्यूबिकल शेप रह जाएगा? बोलो, या किसी तीनों लेंथ को सेम कर दो, आप किसी एक एंगल को डिफरेंट कर दो, क्या पहले जैसा शेप रह जाएगा? नहीं। तो वही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी एक्सियल लेंथ या कोई भी एक्सियल एंगल को आप चेंज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर पॉसिबल। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल। देखो लिखेंगे ना, हम इस तरीके से लिखेंगे तो तुम लोगों को याद भी हो जाएगा। तो कैसे ध्यान दोगे तो अभी याद जाएगी, घर पे तुम्हें याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो तो हम उस चार्ट को लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोड वर्ड लिखते हैं, ये तुम्हें याद करो, CTOMHRT, याद कर लो तुम लोग। हाँ, ये कोड है पहला, उसके नाम का पहला कोड, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रिस्टल सिस्टम का एक पार्ट, ठीक है। फिर एक पार्ट हमारा हो जाएगा एक्सियल लेंथ का बच्चों, एक्सियल लेंथ का, और एक पार्ट हो जाएगा एक्सियल एंगल का, ठीक है।
तो अब इसके बेसिस पे इतना तरह का हमारा क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो देखो C फॉर होता है क्यूबिक, कैसा होता है बच्चों? क्यूबिक। T फॉर होता है टेट्रागोनल, क्या होता है बच्चों? O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। M फॉर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। H फॉर हेक्सागोनल, H फॉर हेक्सागोनल। R फॉर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। और T फॉर होता है बच्चों ट्राइक्लिनिक। T फॉर क्या होता है? ट्राइक्लिनिक। अब देखो हम इस तरीके से अरेंज किए है ना कि एक्सेल लेंथ है, एक्सेल एंगल तुमको याद हो जाएगा। अगर एक लाइन से अगर ये तुमको कोड वर्ड याद है, इसका नाम याद है, तो एक्सेल लेंथ है, एक्सेल एंगल ऐसे ही याद हो जाना है। दो क्या करना है, क्यूबिक है तो तीनों इसका एक्सेल लेंथ क्या होगा? इक्वल, ठीक। और तीनों का एक्सेल लेंथ सेम और तीनों का एक्सेल एंगल भी सेम, और वो सब का सब 90 डिग्री होगा, ठीक। तो पहला तीन CTO, पहला तीन CTO दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, तीनों का एक्सेल लेंथ सेम होगा, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तीनों एंगल सेम होगा और तीनों कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि पहला तीन में एक्सियल एंगल सेम। इसका मतलब बताओ कि क्या चेंज करने पे उसका शेप चेंज करेगा? एक्सियल लेंथ चेंज करने पे। तो पहला हमारा क्या है? तीनों बराबर, यस और नो। अब इसमें दो बराबर कर दो और तीसरा को अनइक्वल कर दो और इसमें तीनों अनइक्वल हो जाएगा। पहला तीन याद हो गया? CTO। तो पहले तो तीनों का एक्सियल एंगल सेम, पहला का तीनों एक्सियल लेंथ बराबर, दूसरा का दो बराबर, एक बराबर नहीं होगा, और तीसरा का तीन में से कोई बराबर नहीं। CTO यानी कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। तीन याद हो गया? अब देखिएगा मोनोक्लिनिक, जहां से खत्म किए वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका भी तीनों में से कोई भी एक्सियल लेंथ सेम नहीं होगा, इसका भी तीनों में से कोई भी एक्सियल लेंथ सेम नहीं होगा। और अगर हम लोग बात करें इसके एक्सियल एंगल का, अगर बात करेंगे एक्सियल एंगल का, इसका दो एक्सियल एंगल सेम होगा। देखो क्या कर रहे हैं, दो एक्सियल एंगल सेम होगा, लेकिन तीसरा एक्सियल एंगल इसका सेम नहीं होगा। मतलब दो एक्सियल एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, लेकिन तीसरा एक्सियल एंगल होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो दिक्कत। अब बस जैसे यहां से रिवर्स जाओ तो क्या दो बराबर होगा, एक इक्वल नहीं होगा। अब यहां पर तुम्हें तो सिर्फ याद करना पड़ेगा एक्सियल एंगल थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ दो एक्सियल एंगल जो होता है ना वो सेम होता है, ठीक है, लेकिन तीसरा एक्सियल एंगल जो होता है वो 120 होता है, ठीक। दो एक्सियल एंगल 90 डिग्री है, दो एक्सियल एंगल 90 डिग्री है, लेकिन तीसरा एक्सियल एंगल कितना है? 120। तो दिक्कत नहीं। अब बोलो क्या करेंगे अब इसमें? सब बराबर क्या? अब करें देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्फा भी बराबर होगा, बीटा भी बराबर, गामा भी बराबर होगा, लेकिन तीन में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। तीनों एंगल सेम होगा, लेकिन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। याद हो गया इतना? अब देखो अंत में कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। याद हो गया? ये स्टार्ट कहां से किए हम लोग? ऊपर से। तो CTOM HRT, CTOM HRT, क्यूबिक में सब बराबर। तो पहला तीनों का एक्सियल एंगल बराबर, तो पहला का एक्सियल लेंथ तीनों बराबर, दूसरा का दो बराबर, तीसरा का कोई बराबर नहीं। जहां से खत्म किए स्टार्ट वहीं से करेंगे। H पे आ गए हम लोग, तो फिर तीनों में से कोई भी एक्सियल लेंथ बराबर नहीं है, इसका दो एक्सियल लेंथ बराबर होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन तीसरा 90 डिग्री नहीं होगा, मैंने बोला है। तो उसके बाद दो एक्सियल एंगल बराबर होगा, तीसरा एक्सियल एंगल बराबर नहीं होगा, और इसमें दो एक्सियल एंगल 90 डिग्री होगा, ये 120 होगा। क्या अब ये बोल रहे हैं कि तीनों का एक्सियल लेंथ बराबर है, लेकिन तीनों का एक्सियल एंगल भी बराबर है, लेकिन तीनों में से किसी तीनों से कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। क्या अब अंतिम वाला कोई बराबर नहीं। इस तरीके से याद भी हो गया। इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल को आप लोग मेनली एनसीईआरटी से याद कर लीजिएगा। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में रहता भी है। आप लोग जब देखे होंगे पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किया होंगे, तो इसमें
रहा भी होगा। मुझे लगता है कि ऑर्थोरॉम्बिक का ये आप लोगों को एग्जाम्पल था भी, क्वेश्चन था भी, था ना? ये याद हो गया? आराम से गया चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में देखो इसके बाद तुम लोग एक क्वेश्चन और तुम ये भी पढ़े होंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लैटिसेस आर पॉसिबल व्हिच इज नोन एज ब्रेविस लैटिस। ये 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से टोटल मिलाकर के 14 टाइप्स ऑफ लैटिस पॉसिबल है। उसी को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। 1948 में या 1848 के आसपास में एक साइंटिस्ट है अगस्टे ब्रेविस। क्या नाम था? अगस्टे ब्रेविस। वही जो है ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम से टोटल मिलाकर के 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस का खोज किए, है ना? उसके बाद से कहा जाता है क्या कि देयर आर 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस आर पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट, है ना? और उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको भी याद करना बहुत आसान होगा कि कौन कौन कितना कितना। आप लोग ये भी एक याद कर सकते हो नंबर 32, 41, 42 और 111। 32, 42 और 111 मतलब इधर में क्या है, हम लोग 4 तरह का पढ़े ना यूनिट सेल, पढ़े 4 तरह का यूनिट सेल। अब वही यूनिट इस क्रिस्टल सिस्टम में वो सारे यूनिट सेल जो होंगे ना वो क्या होंगे, आएंगे। तो आप बोले क्या, तो क्यूबिक है ना, अगर इसका कोड वर्ड 3 है तो इसमें इस क्यूबिक से 3 तरह का यूनिट सेल पॉसिबल है। तो कौन कौन? तो P प्लस I प्लस F, दैट इज P फॉर प्रिमिटिव, I फॉर बॉडी सेंटर्ड और F फॉर फेस सेंटर्ड। ठीक है। तो इसी तरीके से टेट्रागोनल 2 तरह का P प्लस I यानी कि प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। तो बोला 4 है ना, अब 4 में 4 यूनिट सेल P प्लस I प्लस A प्लस C। ठीक है। ये 2 है तो P प्लस C यानी कि P प्लस C प्रिमिटिव और इंड सेंटर। ये तीनों एक है तो तीनों में प्रिमिटिव। 32, 42, 111। एक चीज यहां लिख सकते हो तुम लोग कि देखो प्रिमिटिव अगर यूनिट सेल है, अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसका रिप्रेजेंटेशन P होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर बॉडी सेंटर्ड है, अगर क्या है बॉडी सेंटर्ड है तो क्या हो जाएगा I। अगर फेस सेंटर्ड है क्या है तो F। और अगर इंड सेंटर्ड है तो C। क्या होगा? C। समझा है? F3 है तो कौन कौन? P प्लस I प्लस F। ये 2 है तो P प्लस I। ये 4 है तो P प्लस I प्लस F प्लस C। ये क्या जाए P प्लस C, ये P, ये P और ये P। ये भी याद हो गया? बोलो क्यूबिक से कितना तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? P प्लस I प्लस F। फिर टेट्रागोनल से 2 तरह का। कौन कौन? P प्लस I दैट इज प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। फिर ऑर्थोरॉम्बिक से 4 तरह का। कौन कौन? P प्लस I प्लस A प्लस C। 4 यूनिट से होता ही है, चारों का चारों इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। मोनोक्लिनिक से 2 तो P प्लस C। नहीं, तुम्हें समझ रहा है कि सब एक लाइन से है, बस इसको छोड़ के एक हो जाए तो बाकी सब याद हो जाएगा। अगर 3 है तो पहला 3, क्या 2 है तो पहला 2, 4 है तो 4 हो, और बस एक को तुम्हें याद करना है वो जो 2 को है P प्लस C। अब बाकी 3 को एक हफ्ते को है तो प्रिमिटिव हो गया। तो देखो अगर इसको ऐड करोगे 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14, है ना? तो इसी को कौन बताए थे? ब्रेविस साहब, अगस्टे ब्रेविस। कौन? अगस्टे ब्रेविस, है ना? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। चलो ये भी खत्म हो गया। यानी कि क्या बोलेंगे कि 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से टोटल मिलाकर के 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस पॉसिबल है विच इज नोन एज ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।